हेलो। हाँ बेटा, चलिए। तो अपने कल एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर ली थी, है ना बेटा। आज अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऑर्डर के आते हैं। आपने देखा होगा, ऑर्डर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो, है ना बच्चों। कुछ मैंने ऑर्डर लिखे हैं, हमें इनका करेक्ट एटॉमिक रेडियस या जो भी रेडियस है वो निकालना हमें, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज साइज, ये दे रखा है पहले में, देखिए। तो थोड़ा आप ध्यान दो। तो जो ए में जो ये आयंस दे रखे हैं, ये सक्सेसिव एलिमेंट्स है कि नहीं है बच्चों, बताओ। देखो, कॉपर, कॉपर के बाद जिंक, ये है बेटा, ध्यान दीजिए। ये कंटिन्यूटी में आता है बच्चों। बोलो। 30, क्या कॉपर का 29, जिंक का 30, फिर गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32 आता है बच्चों। अब देखो, ये +1, +2, +3, +4 कैसी सीरीज है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है बच्चों। ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज को अगर आप ध्यान दो, तो मैंने क्या बताया था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इसका साइज सबसे छोटा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो, ये, हाँ, हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, दे रखा आपको, दे रखा बच्चों 3D सीरीज का। तो देखो, ये ऐसे जाएगा बच्चों। और निकल आपको पता होगा सबसे छोटा होता है बच्चों, होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, जो सी वाला है ना, इसको समझना बच्चों। नियोन F- और Na+। मैंने नियोन को F- से पहले क्यों रखा बच्चों, बताओ। नियोन को F- से पहले क्यों रखा? देखो, नियोन एक इनर्ट गैस है, ठीक है बच्चों। और इसमें कौन सी रेडियस मिलेगी? वांडरवॉल रेडियस मिलेगी, मिलेगी ना बच्चों। नियोन में कौन सी रेडियस मिलेगी? वांडरवॉल रेडियस, है ना बच्चों। नियोन में क्या है? वांडरवॉल रेडियस, है ना। चलो, एग्जाम्पल डी लेते हैं बच्चों। इसमें निकालना है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Mg+2 Al+3। एक बात हो बच्चों, पहले बताओ, न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होता है या कैटाइन का बड़ा होता है? बताओ बच्चों, न्यूट्रल और कैटाइन में किसका साइज बड़ा होता है? न्यूट्रल का होता है बच्चों। तो चलो, ये तो कंफर्म है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा, होगा बच्चों। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका बड़ा होगा, बताओ बच्चों। मैग्नीशियम का होगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एक पीरियड के एलिमेंट है बच्चों। पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। तो ऐसा है क्या, देखो बच्चों, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो गया। अब देखो, पास एक है Mg+2, एक है Al+3, है बच्चों। दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या, बोलो बच्चों। Mg+2 और Al+3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या बच्चों, बोलो। अरे है, देखो, Mg+2 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Al+3 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में
हमें पता है कि जिस पे चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा हो जाएगा बच्चों। हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल ई देखते हैं, है ना बच्चों। एग्जाम्पल ई को समझते हैं। देखो बच्चों, इसमें कुछ तो कैटाइन है और कुछ एनाइन है। दिख रहे हैं बच्चों? बोलो, कुछ तो कैटाइन है और कुछ एनाइन है। तो पहले बताओ किसका साइज बड़ा होगा, एनाइन का या कैटाइन का? एनाइन का बड़ा होगा, कंफर्म बड़ा होगा। ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुन, एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। जैसे देखो, मान लो ये ऐसे लिखता हूं, देखिए बेटा, जैसे मेरे पास ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है बच्चों, FCl, Br, है। आपको देखो एनाइन किस चीज का दे रखा है, Cl माइनस का, Br माइनस का, ठीक है बच्चों, इसका और ये 4 एनाइन दे रखे हैं क्या उस एग्जाम्पल में? बोलो बच्चों, ये 4 एनाइन दे रखे हैं आपको? दे रखे हैं बच्चों, चेक कर लो आप। अब बताओ इन चारों एनाइन में सबसे बड़ा कौन होगा? बताओ बच्चों, इन चारों एनाइन में सबसे बड़ा, सिंपल सी बात है, सबसे नीचे कौन आ रहा है? सबसे नीचे कौन आ रहा है? T-2। T-2 के बाद कौन आएगा बच्चों? Sc-2 आएगा ना, आएगा, सिंपल सी बात है। फिर देखो सेलेनियम के बाद ब्रोमीन वाला आ जाएगा, ब्रोमाइड आइन, और उसके बाद कौन आ जाएगा? क्लोराइड आइन आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों, बोलो, है ना। तो देखो बेटा क्या होगा, इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे देखो Te-2, ठीक है, फिर Sc-2, फिर Br-1 और Cl-1। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब बचा हुआ है हमारे पास क्या, केटाइन। केटाइन में 2 केटाइन तो है आपके फर्स्ट ए के और 2 केटाइन है सेकंड ए के। आप बताओ साइज किसका बड़ा होता है, फर्स्ट ए का या सेकंड ए का? बोलो बच्चों, फर्स्ट ए का। अब फर्स्ट ए के कौन कौन से हैं 2? बताओ, फर्स्ट ए के कौन कौन से हैं 2? Na और K। अब Na और K में सबसे बड़ा कौन होगा? Na और K में बड़ा कौन होगा? K होगा बच्चों, है ना। तो देखो A+, फिर Na+, आ गया बच्चों, ये समझ आ गया। अब बताओ बेरिलियम+2 और मैग्नीशियम+2, इसमें पहले कौन आएगा? क्या आएगा बच्चों? क्या ऑर्डर समझ में आया बच्चों? अरे ऑर्डर समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल F की, ठीक है। देखो NaH, तो यहाँ H- है, ये 0 है और ये +1 है। तो एक H माइनस वाला है, एक H बोलो क्या है, एक H क्या है, 0 वाला, और एक H पॉजिटिव वाला। तो कंफर्म है साइज किसका बड़ा होता है, नेगेटिव वाला, NaH, H2 और H। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम। ये बच्चों कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम, डी के ना, याद है बच्चों। अब देखो क्या होगा, Ti+4, ये क्या आपको याद है क्या? आपको याद होना चाहिए जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज बराबर होगा, होगा क्या? 4D 5D का साइज बराबर आता है, याद आ गया? 4D 5D का साइज बराबर आता है। अच्छा बताओ H, बताओ H, बताओ क्या होगा?
नागल साहब, शीतल नागल, बताओ बेटा, शीतल बताओ। वेरी गुड सिद्धार्थ। देखो बच्चों ये आइसोटॉप है ना, आइसोटॉप है ना, तो आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो साइज भी क्या आएगा, इक्वल आएगा बच्चों, ठीक है ना। आइसोटॉप के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आई बताओ, नेक्स्ट आई बताओ, H माइनस एल आई प्लस बी प्लस टू बी प्लस थ्री, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या बच्चों? H माइनस एल आई प्लस बी प्लस टू बी प्लस थ्री। देखो बच्चों H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, एल आई प्लस में भी 2, बेरिलियम प्लस 2 में भी 2, बी प्लस थ्री में भी 2, तो बोलो बच्चों ये आया क्या? H माइनस एल आई प्लस बी प्लस टू एंड बी प्लस थ्री। हो गया बच्चों कंफर्म? ठीक है, चलिए बात को आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने डिफरेंस लिखा है ना, लिथियम और सोडियम के बीच में डेल्टा 1, फिर पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में डेल्टा 2, और सीजियम और फ्रेंशियम के बीच में डेल्टा 3। कौन सा डिफरेंस सबसे बड़ा होगा बच्चों, बताओ? स्टार्टिंग वाला डिफरेंस बड़ा होगा, तो देखो बच्चों क्या होगा, डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 होगा बच्चों। अब देखो इस एग्जांपल में एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी अपन इसको एस ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। देखो जे और के में डिफरेंस समझ रहा है, जे और के में, जे और के में अपन ने सक्सेसिव नहीं लिया है, ध्यान दीजिए सक्सेसिव नहीं लिया है, जबकि के में हमने सक्सेसिव लिया है। तो यहाँ क्या होगा, हियर डेल्टा 2 इज मैक्सिमम। इसको अपन वैसे डिटेल में एस ब्लॉक में डिस्कस करेंगे बच्चों, एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, आपके सिलेबस में एस ब्लॉक है ना। वैसे ध्यान रखो कि जब अपन सोडियम से पोटेशियम जा रहे हैं, है ना बच्चों, सोडियम से जब पोटेशियम जा रहे हैं तो आपका मास तो बढ़ता ही बढ़ता है ना, लेकिन बच्चों वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ता है ना। मास तो बड़ा ही बड़ा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बड़ा। अब मुझे बताओ मास बड़ा वॉल्यूम भी बड़ा, तो मुझे बताओ इस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो गई? देखिए बच्चों बोलो। वैसे तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है बच्चों बताओ, डाउनवर्ड जब अपन जाते हैं तो मास भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। बाकी सब में मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी, डाउनवर्ड जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी बच्चों। लेकिन सोडियम से पोटेशियम के केस में मामला थोड़ा अलग है ना। ये किसका सवाल है बच्चों, कहाँ पे दिक्कत हुई? ये किसका सवाल है बोलो? अरे ये किसका सवाल है? बोलते ना साहब ये मेरे नाक का सवाल है, तो दिक्कत कहाँ है? अरे डेंसिटी में दिक्कत कहाँ है, याद हुई क्या? नाक हो गया, NAK, नाक का सवाल है। अच्छा इज्जत का सवाल है, हाँ इज्जत नाक जो भी कहना चाहो, है ना। उसी गोयल बेटा अभी बोला था ना, सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, मास आपका ज्यादा बढ़ता है, उससे ज्यादा वो ज्यादा बढ़ता है ना। और इसको अपन पूरा ढंग से जब एस लोग में चलेगी डेंसिटी बढ़ाऊंगा करेंगे। अभी सिर्फ ये एक ध्यान रखो आप कि सोडियम से पोटेशियम मास बढ़ा लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऊपर वाली चीज बढ़ी नीचे वाली भी बढ़ी, लेकिन नीचे वाली चीज ज्यादा बढ़ी, इससे मतलब डेंसिटी कम हो गई, है ना। तो एक नाक का सवाल था, एक एक दिन पहले और कुछ आया था, एक और किसका सवाल आया था, काल का सवाल आया था, ठीक है ओके। बच्चों इस ब्लॉग में कुछ पढ़ना भी है ना, तो अब इसको पूरा अपन डिटेल में वहां देखेंगे अभी, ठीक है। एक पॉइंट अभी ध्यान रखा। चलो बच्चों ये बताओ,
in which compound cation to anion radius ratio is maximum? आपको क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ केटाइन है ना एंड रेडियस ऑफ एनाइन ये क्या आना चाहिए, ये मैक्सिमम आना चाहिए। ये मैक्सिमम तभी आएगा ना जब केटाइन का साइज बड़ा हो और एनाइन का साइज छोटा हो, ये लार्ज हो और ये स्मॉल हो, है ना बच्चों, तभी होगा ना। अब मुझे बताओ केटाइन देखो सीजियम लिथियम लिथियम सीजियम, सीजियम और लिथियम में बड़ा केटाइन कौन है, बोलो बच्चों, सीजियम है। अब एनाइन देखो छोटा एफ आई, बोलो बच्चों कौन सा एनाइन छोटा है, एफ छोटा है, तो बस आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों K प्लस एफ माइनस इन दोनों के आयोनिक रेडियस कहता है कि साहब बराबर एकदम 1.34, तो इनकी एटॉमिक रेडियस बतानी है। एटॉमिक का मतलब बच्चों आपको न्यूट्रल स्टेट में बताना है। तो मुझे बताओ बच्चों, देखो जब K प्लस की आपकी 1.34 है तो कंफर्म है K की तो इससे ज्यादा होगी ना, बोलो बच्चों। न्यूट्रल एटम की तो रेडियस बोलो केटाइन से ज्यादा होती है ना, होती है बच्चों। तो देखो 1.34 से ज्यादा लेनी है, ज्यादा लेनी है बच्चों। देखो यहाँ बराबर है, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब या तो C हो सकता है या D हो सकता है, हो सकता है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट है F माइनस, है बच्चों, F माइनस से F बनाया, तो आपको पता होगा एनाइन का साइज बड़ा होता है, यानी न्यूट्रल का साइज छोटा होता है ना, छोटा हो जाता है बच्चों न्यूट्रल। तो बोलो बच्चों 1.34 से कम ढूंढो। देखो यहाँ ये है और यहाँ है, डी में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा, तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ये रटने नहीं है बच्चों, ये आपको डाटाबेस क्वेश्चन है, उसको वैसे निकालना है कम और ज्यादा वाले कंसेप्ट से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, चेंज इन साइज विल बी मैक्सिमम फॉर विच प्रोसेस, है ना, चेंज इन साइज है ना, ये बताना आपको। देखो बेटा सुनो, यहां जा रहा है 0 से +1, है ना, डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1 का आया। 0 से -1, यहाँ भी डिफरेंस 1 का आया। +1 से -1 डिफरेंस 2 का आया। +1 से -2 डिफरेंस कितने का आया, 3 का आया। तो बोलो बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आएगा, सोचो, डी में आएगा ना, प्लस से सीधा माइनस में चले गए अपन। आ गया समझ में, अरे बालको समझ में आया क्या, ठीक है। चलो ये बताओ बच्चों, ये आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है, कार्बन फ्लोरीन, सिलिकॉन फ्लोरीन एंड कार्बन सिलिकॉन, ये बॉन्ड की दे रखी है, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम, है ना बच्चों, कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम, बताओ बच्चों कैसे निकालोगे। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो ये जो आपके पास है DCF, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन 1.33, फिर ये है SIF, तो रेडियस ऑफ सिलिकॉन एंड रेडियस ऑफ फ्लोरीन वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। फिर देखो बच्चों ये है, तो रेडियस ऑफ कार्बन एंड रेडियस ऑफ सिलिकॉन है बच्चों। आपको निकालनी किसकी है बच्चों, इसकी निकालनी है ना बच्चों, तो बताओ क्या करना चाहिए आपको। हाँ वेरी गुड, देखो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो और उसमें से इक्वेशन 3 को माइनस कर दोगे, तो देखो बच्चों क्या आएगा, सोचो, RC + RF RSI RF
माइनस आर सी, ये आएगा बच्चों, ये देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या हो गया 1.33, 1.54 हो गया, 1.87 हो गया बच्चों। देखो ट्वाइस ऑफ ये आएगा बच्चों सोल्व करने पर 1, तो रेडियस ऑफ फ्लोरीन आ जाएगी 0.5। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? आ गया समझ में? ठीक है, चलो बच्चों अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नया टॉपिक लेते हैं अपन। देखिए बच्चों क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी, ठीक है, आईई। अब देखो बेटा इसको समझते हैं ढंग से, क्या है ध्यान देना। देखो मान लो मेरे पास कोई एक गैसियस एटम है, ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड का मतलब समझते हैं आप? बोलो बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला, सिंगल। अब देखो बेटा ये इसका आउटर मोशन, ये n-1 और ये n-2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे दूर होगा बच्चों, बोलो nth ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा, होगा कि नहीं होगा? इस इलेक्ट्रॉन को हमें हटाना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपने इतनी एनर्जी दी है ना, इस एनर्जी को आप दे रहे हो और इतनी एनर्जी दो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए और ऐसी डिस्टेंस पर चला जाए जहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसका मतलब एक तरह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन खत्म, तो एनर्जी कितनी हो गई बच्चों बताओ? जब अट्रैक्शन ही नहीं रहा तो एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। समझ में आया? बोलो बच्चों। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो उसमें से सबसे लूजली बॉन्डेड है। तो जो लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हटाने के लिए जो आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। क्या बच्चों इतना समझ में आया? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे अपन, अपन बोलेंगे मिनिमम एनर्जी which is required for the removal of most loosely bonded valence electron from isolated gaseous atom। देखो बच्चों एक तो आइसोलेटेड, ये ध्यान रखना, आइसोलेटेड, और एक क्या ध्यान रखना, गैसियस एटम। ये दो चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। वो आइसोलेटेड भी है और वो गैसियस एटम भी है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हमें जब भी कोई एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। जब भी एनर्जी का डिफरेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल। देखो बच्चों फाइनली ये कहाँ गया? इनफाइनाइट पोजीशन पर। इनिशियली कहाँ था? ये nth ऑर्बिट में था। इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो, तो बताओ ये आ गया क्या? माइनस En। किसमें आया बच्चों? मैंने क्या लिखा बोलो? देखो बच्चों
इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, nth ऑर्बिट में, निकलने के बाद कहाँ गया, इनफाइनाइट पोजीशन। इनफाइनाइट इसकी फाइनल पोजीशन और nth इसकी इनिशियल। इनफाइनाइट पे अट्रैक्शन खत्म, तो जहां अट्रैक्शन नहीं रहा इसका मतलब आप कह सकते हो एनर्जी जीरो हो गई बच्चों। अब जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये सोडियम है, ठीक है बच्चों, सोडियम को हमने एनर्जी दी और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह Na+1 में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। बोलो आगे बात में। तो सबसे पहले एक बात बताओ, देखो सबसे पहले क्या क्या है, देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, बोलो बच्चों, केटाइन बन रहा है ना। अरे इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो केटाइन बनेगा, तो केटाइन फॉर्मेशन। अब देखो बच्चों कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या, बोलो बच्चों, एंडोथर्मिक। एनर्जी देनी पड़ेगी ना, बोलो इस सिस्टम में एनर्जी का एडिशन करना पड़ेगा। जब प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। एंडो का मतलब देना है ना। आप सोचिए आपके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, वो प्लस हुए या माइनस हुए, बोलो बच्चों। अगर डिपॉजिट होते हैं तो वो एंडोवा एक्सोवा, एंडोवा, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, बोलो बच्चों, ये एक एनर्जी है तो एनर्जी ना, तो एनर्जी है तो बच्चों इसकी बताओ एसआई यूनिट बताओ क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, बोलो बच्चों एसआई यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल, हो जाएगी बच्चों किलो जूल, जूल जो भी चलेगा, है ना। और देखो बच्चों सुनो, अदर यूनिट क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल, है ना। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, when ionization energy is represented in terms of electron volt, then it is known as ionization potential। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या लिखा मैंने बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक सिक्स में पढ़ाया था, ये एक यूनिट होती है एनर्जी की, होती है बच्चों, होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। तो जब आप क्या कर रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल हो गया, वोल्ट क्या है बच्चों, वोल्ट किसकी यूनिट है बताओ, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है बच्चों, बोलो। तो जब आपने वोल्ट में इसको इंडिकेट किया है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इज इट क्लियर, बोलो बच्चों आगे बात में। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान देना ढंग से, देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, जैसे देखो बच्चों मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, इससे मैंने एल्यूमिनियम+1 बनाया, फिर मैंने एल्यूमिनियम+2 बनाया, फिर मैंने एल्यूमिनियम+3 बनाया, है ना। सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, फिर दूसरा हटाया, फिर तीसरा हटाया, हटाया बच्चों। अब देखो एक बात को ध्यान से सुनो, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो उसको बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा हटा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा हटा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी 3। आ गया क्या समझ में, पहला इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो Ie फर्स्ट, दूसरा हटाओगे Ie सेकंड, तीसरा हटाओगे Ie थर्ड। क्लियर है क्या, आसान सी बात है, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर आप इधर से इधर चलो,
देखो बच्चों, सीरीज में एक चीज समझते हैं अपन। देखो इनका जेड मतलब क्या है, प्रोटॉन सब में 13 है बच्चों, बोलो। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन 13, 12 है बच्चों, 11 और 10 है कि नहीं है? ऐसे ही है बच्चों। एक बात बताओ, वो क्या है, जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला है, जेड माइनस सिग्मा है बच्चों, बोलो। जेड माइनस सिग्मा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, मुझे बताओ, जेड क्या है? जेड तो कांस्टेंट है, ठीक है। और सिग्मा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है ना। सिग्मा डिक्रीज क्यों कर रहा है बच्चों, बताओ, सिग्मा डिक्रीज क्यों कर रहा है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, आपको पता है क्या? सिग्मा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। और जेड किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन के नंबर पर। सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ बच्चों कि इस सीरीज में जेड इफेक्टिव बढ़ता गया, तो बोलो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी बच्चों। तो अब देखो, अगर आपसे कोई कहे कि मैं इसमें ऐसा बोलूं, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, होगा कि नहीं होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर आएगा। और देखो बच्चों सुनो, जैसे मैंने ये लिखा नियोन, ठीक है, नियोन प्लस, फिर देखो नियोन प्लस 2, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चा एक गलती करता है बच्चों, है ना। बच्चा क्या गलती करता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जेड 10 10 10, इलेक्ट्रॉन देखो 10 9 8। यहाँ देखिए बच्चों, अगर आप इधर से इधर चले, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, है ना। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, अपन क्या बोलेंगे कि जेड तो कांस्टेंट है ना, ये चीज तो कांस्टेंट है ना। सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बोलो, बोलो बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं कह दे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ये मत बोल देना। क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नियोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट था ना, तो इसका फर्स्ट जो है वो ज्यादा होगा। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, बट ये सही नहीं है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। आगे बात सुनिए, बोलो। अरे दिमाग में बैठ गया क्या? तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी will increase without any exception, है ना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, बिकॉज with the removal of electrons Z effective increases continuously, and that's why successive ionization energy
will also increases. आगे देखो, it never depends upon electronic configuration and electronic configuration or type of orbital from which we are removing electron. सुना बच्चों, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? जेड इफेक्टिव पे, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो चलते चलते आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दुनिया में ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा जिसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए, हमेशा बढ़ेगी। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, आ गई क्या? बोलो, ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, ध्यान दीजिए। अब क्या है, अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। क्या? देखिए, जैसे मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, ये हो गया एल्यूमिनियम +1, ये हो गया एल्यूमिनियम +2 और ये हो गया एल्यूमिनियम +3। हो गया बच्चों। इसको बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे E2 और इसको बोलेंगे E3, बोलेंगे। अब देखो बच्चों, सुनो, E1 क्या बता रहा है? E1 बता रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम, बता रहा है बच्चों। अब बताओ, E2 क्या बता रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ एल्यूमिनियम और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Al+1। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। देखो, E2 जो है वो क्या बता रहा है? वो एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में तो सेकंड हो गया ना। बोलो बच्चों, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में तो सेकंड हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम +1 के रिस्पेक्ट में, एल्यूमिनियम +1 के रिस्पेक्ट में तो, बोलो, समझ में आ गया? बनी हुआ ना। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं E3 बोलूं, है ना बच्चों, तो E3 देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ऑफ एल्यूमिनियम, और मैं बोल सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ Al+1 और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Al+2। क्या बच्चों ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? किसी को डाउट? किसी को डाउट है बच्चों? नहीं है? अब देखो बेटा, सुनो, आप मुझे बताओ, which will represent ionization energy first, है ना। कौन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट को इंडिकेट करता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, सुनो कैसे। मैंने ये लिखा, सोडियम सॉलिड से आपने ये निकाला Na+ और ये इलेक्ट्रॉन। फिर देखो बच्चों, क्या मैग्नीशियम, है ना, इसको लिखा E2 Mg+2, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है। फिर देखिए, हमारे पास हाफ F2, ठीक है, इसको हमने लिखा E3 F+, ये हो गया बच्चों, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट D, जिनोन है, जिनोन के केस में हमने लिखा
E4 Xc प्लस और ये बताओ बच्चों क्या आंसर जाएगा। देखो ये क्या कहता है कि IE फर्स्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, IE फर्स्ट को रिप्रेजेंट करना है, एक इलेक्ट्रॉन हटाना है और आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम। ध्यान दीजिए यहां जो पहला है ना, इसमें क्या है, इसमें जो सोडियम है ना बच्चों, सोडियम इन सॉलिड स्टेट है बच्चों। सोडियम कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। यहां देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो है ना, तो E2 तो क्या क्या बता रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ये दोनों बता रहा है ना, बोलो बच्चों, ठीक है। फिर देखो यहां ये F2 है, तो ये क्या है, इट इज नॉट एन आइसोलेटेड एटम है ना, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, अब ध्यान से सुनना, देखो सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी increases continuously and when there is large oblique sudden jump in the values of ionization energy, then it indicates stable configuration। अब बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है, ध्यान दो बच्चों। देखो जैसे मेरे पास सोडियम है फर्स्ट ए ग्रुप का, मेरे पास मैग्नीशियम है सेकंड ए ग्रुप का है ना, मेरे पास एल्यूमिनियम है थर्ड ए ग्रुप का, ठीक है, मेरे पास फोर्थ ए ग्रुप का है सिलिकॉन। अब बच्चों इनमें जो चीजें समझनी है ना वो ध्यान दो आप, मुझे बताओ अगर कोई फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। सेकंड ए का है तो 2, थर्ड ए का है तो 3, फोर्थ ए का है तो 4, हो गया बच्चों, ऐसे मतलब हुआ, सिंपल सी बात तो यही हुई। अब मुझे बताओ जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दोगे बच्चों, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो आप मुझे बताओ कि पीछे क्या हो जाएगा, पीछे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना बच्चों। कैसे, देखो सुनो समझाता हूं मैं आपको। सोडियम है 281, ठीक है बच्चों, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो गया IE फर्स्ट, ठीक है, ये क्या हो गया 28 हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और हटाया है ना, तो ये क्या हो गया IE सेकंड। तो मुझे बताओ कि बच्चों यहां देखो ध्यान दीजिए 28, तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, बोलो बच्चों, है। तो यहां सेकंड और फर्स्ट जो होगा ना उस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज जंप आएगा। क्या लिखूंगा मैं, देखो बच्चों मैंने लिखा लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन है ना आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। बोलो ये बात सही है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक बहुत बड़ा जंप आएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुन, जैसे मैग्नीशियम है, ये है 2A2,
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, Mg+1 हो गया बच्चों, ये हो गया 281। इसमें से फिर हटाया तो Mg+2, तो ये हो गया 28। ठीक है, और जब आप इसमें से फिर हटाओगे, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसके किस किस के बीच में लार्ज जंप आएगा। बोलो बच्चों, सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा। आएगा बच्चों, देखो ना, बहुत ही सिंपल सी, जिस ग्रुप का एलिमेंट है ना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, है ना, तो उस ग्रुप का नंबर ले लो और उससे अगला नंबर ले लो। तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम के केस में कहां लार्ज जंप आएगा बच्चों, बताओ। एल्यूमिनियम के केस में देखो, एल्यूमिनियम थर्ड ए का है, तो आयनेशन एनर्जी थर्ड एंड फोर्थ के बीच में लार्ज जंप आएगा। आएगा बच्चों। अच्छा, सिलिकॉन की बात बताओ, सिलिकॉन में कहां का आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में आएगा। आगे क्या बच्चों, ये समझ में आ गया। आ गया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये सोडियम था, ये मैग्नीशियम था, ये एल्यूमिनियम था, ये सिलिकॉन था, और आपसे अगर पूछें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों बताओ सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है ना, 2, 3 और 4, यही होते हैं, 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। तो अब एक चीज यहां समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल सी बात समझा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर किसी एलिमेंट के फर्स्ट और सेकंड में लार्ज जंप आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड जो दो सक्सेसिव नंबर दे रहे हैं, है ना, तो उन सक्सेसिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस ऑर्बिट में होंगे। समझ में आ गया। बोलो बच्चों, तो फर्स्ट और सेकंड में छोटा नंबर कौन है, 1 है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इज इट क्लियर बच्चों। अब बताओ, अगर किसी के 6 और 7 में लार्ज जंप आया, तो बताओ बच्चों, 6 और 7 में लार्ज जंप आया तो वैलेंस शेल में 6 हो गया। किसी के 4 और 5 में लार्ज जंप आया, 4 और 5 के बीच में, तो कितने हो गए, 4 हो गई। समझ में आया। तो देखो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां जो लार्ज जंप आ रहा है ना, और लार्ज जंप में छोटे नंबर वाला आयोनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या। अरे आ गया क्या सबको। ठीक है बच्चों, चलो अब ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड फॉर Li। बताओ बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड फॉर Li, है ना, और ये आप कैलकुलेट कर दो मुझे किसमें बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बता दो बच्चों, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड फॉर लिथियम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताओ बच्चों। वेरी गुड विशाल। देखो बच्चों सुनो, ये लिथियम है बच्चों, ठीक है, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। देखो बच्चों, ये 2 1 था, ये 2 0 हो गया, फिर लिथियम+2, तो 2 0 से अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा बच्चों। ये आएगा IE फर्स्ट,
ये आएगा IE सेकेंड, ये आएगा IE थर्ड। अब मुझे बताओ ये जो Li+2 है ना बच्चों, ये Li+2 कैसा दिख रहा है आपको, बताओ बच्चों। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, है बच्चों। Li+2 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो आप याद करो इस पे बोर मॉडल लग सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे बोर मॉडल लगता है, याद है क्या? अब देखो बच्चों याद करो, हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी होता है -E1, याद है क्या? पढ़ाया था बच्चों मेरे। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में आप करोगे क्या, देखो इसको समझना बहुत आसान है। हम इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहां लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वन में ही होगा ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल आ गई, -E1, है ना। अब देखो क्या करोगे, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे निकालोगे तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13.6। अब बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर जानते हो, 3 का स्क्वायर और 1 से निकालना है, सोल्व करोगे ये आएगा बच्चों 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा बच्चों। बोलो जैसे आपसे कोई कहे कि बताओ कैलकुलेट IE सेकेंड ऑफ हीलियम एंड IE, है ना, आपको बोल दे फोर्थ ऑफ बेरिलियम, बताओ बच्चों IE सेकेंड ऑफ हीलियम एंड IE फोर्थ ऑफ बेरिलियम, बताओ बच्चों। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, अगर हीलियम का IE सेकेंड फाइंड आउट करना है, देखो हीलियम का होता है बच्चों 2, फिर हीलियम प्लस बना 1 हो गया, ये हो गया IE फर्स्ट और ये हो गया IE सेकेंड, हो गया। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर अपन अपन आराम से बोहर मॉडल लगा सकते हैं। तो बच्चों देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, -E1, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस -13.6, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया और 1 से निकालना है, सोल्व करोगे ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा बच्चों। बोलो अब बताओ बेरिलियम के केस में क्या करोगे, जेड की वैल्यू क्या रख दोगे, बोलो बच्चों। बेरिलियम के केस में जेड की वैल्यू क्या रख दोगे, 4 रख देंगे, सिंपल है, समझ आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखो बच्चों मैग्नीशियम +1 मैग्नीशियम +2, ठीक है, क्या दे रहा है आपको, ये कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या कहता है कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द conversion of 6 milligram magnesium
into Mg+2 ion। बताओ बच्चों, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ 6 मिलीग्राम मैग्नीशियम into Mg+2 ion। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? देखो बच्चों, बताओ सबसे पहले बताओ कि आपको मास ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है 6 मिलीग्राम, है ना। 6 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ क्या? 6 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ बच्चों। अब बताओ, मास हो गया। मास होने के बाद क्या आप मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाल सकते हो? डिवाइडेड बाई 24 कितना हो गया बोलो बच्चों? 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया बच्चों। मोल आगे तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हो गए? 0.25 टू 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। पहले इतना समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया क्या सबको? अब देखो बेटा, सुनो, आप मुझे बताओ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 1 मैग्नीशियम एटम। देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 6 मिलीग्राम मैग्नीशियम, है ना। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इंटू 10⁻³ आ जाएगा बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो, ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मान लो अगर आपसे कोई कहे कि एनर्जी इन जूल बताओ, ये एनर्जी आपको जूल में बतानी है बच्चों। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? कौन बताएगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे? 20 इंटू 1.6 ये लिखा, 0.25 इंटू 10⁻³ एंड 6 इंटू 10⁻23। सोल्व करोगे तो एनर्जी आपकी जूल में आ जाएगी। कर लोगे सोल्व? बोलो बच्चों, सोल्व करोगे तो ये लगभग लगभग आएगा 480 जूल। हो गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है? इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों सुनो, क्या अपन ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आर 20 and 50 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इफ वी गिव 40 kilojule energy to 1 mole magnesium, then
then calculate percentage of magnesium plus 2 ion in gaseous state will be, ये बताना है. Then calculate percentage of Mg plus 2 ion in gaseous mixture कर दो, है ना, स्टेट के बजाय. बताओ बच्चों, बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड, 40%. देखो बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दो आप. कैसे करोगे? देखो बच्चों, जैसे ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये Mg+1 बना, ये Mg+2. फर्स्ट में एनर्जी दे रहे 20 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल दे रहे बच्चों. अब देखो बेटा, सुनो, देखो टोटल एनर्जी which is given to 1 mole of magnesium कितनी दी बच्चों? 40 किलो जूल दी ना. टोटल एनर्जी विच इज गिवन टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 40 किलो जूल. अब देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? यूज्ड एनर्जी इन फर्स्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस. बताओ बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन में कितनी काम आ गई? बोलो बच्चों, फर्स्ट में कितनी काम आ गई? 20 ना आ गई. तो बताओ बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं कि रिमेनिंग एनर्जी फॉर सेकंड आयोनाइजेशन प्रोसेस, बताओ बच्चों, 40 माइनस 20 किलो जूल बची. बोलो बच्चों, 20 किलो जूल बची. इतना तो मेरे साथ समझ में आ रहा होगा. अब मुझे बताओ, देखो, अगर आप 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे देते तो आपको बच्चों 100% Mg+2 आयन मिल जाते. बोलो बच्चों, अगर आपने 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दी, 100% Mg+2 आयन मिल जाते कि नहीं मिल जाते? तो अगर आप 1 किलो जूल देते तो 100/50, तो आप कितनी दे पाओगे? बोलो बच्चों, आप 20 दे पाओगे ना. अरे 40 में से 20 तो पहले काम आ चुकी. तो अब बताओ, 100/50 यानी ये कितना हो गया? 40% Mg+2 आयन. आगे बच्चों, क्या बात कुछ समझ में आई? बोलो बच्चों, आई क्या सबको? ठीक है बच्चों. अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना. आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो लेते हैं बच्चों. देखो, सबसे पहला लेते हैं अपन एटॉमिक साइज, है ना बच्चों. तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो बच्चों साइज की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. बच्चों देखो कैसे.
सपोज एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है। बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन आप इजीली हटा पाओगे फर्स्ट और सेकंड में से? किस इलेक्ट्रॉन को इजीली हटा पाया जाएगा? सेकंड वाला ना, क्योंकि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से काफी दूर है ना। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, हम उसको इजीली हटा सकते हैं बच्चों। बोलो, हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, देखिए अपन ऐसा बोलेंगे, when we move downward in a group, then size increases continuously, है ना? Then size increases continuously, and that's why ionization energy decreases continuously. बोलो क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग में जो डिफरेंस आएगा दो एलिमेंट के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी में, वो डिफरेंस बाद में क्या होता जाएगा बच्चों? बताओ, कम होता जाएगा ना। कि डिफरेंस हमेशा कम होगा, चाहे रेडियस आ जाए, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कुछ भी आ जाए, है ना? ठीक है बच्चों। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी फॉर टू सक्सेसिव elements decreases continuously when we move downward. ये बात सुनागी? बोलो बच्चों, बोलो, दिमाग बैठ गया क्या? अब जैसे बताओ, मेरे पास ये बच्चों देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीडियम, सीजियम, अगर अपन इस सीरीज में ऐसे चले, है ना बच्चों, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है ना, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, आपको पता होगा ये चार मेटल तो ऐसे होते हैं, है ना, ये चार मेटल आपके ऐसे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, है ना, these metals can show फोटो इलेक्ट्रिक, ये जानते हो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बोलो बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? बताओ, किसी भी मेटल पर अगर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट करती है, उस पर गिरती है, और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए, है ना, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट हो गया, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग गया। अच्छा बताओ, फोटो सेल में कौन से मेटल यूज आते हैं? कौन बताएगा? फोटो सेल्स में कौन से मेटल यूज आते हैं? पोटेशियम एंड सीजियम, है ना, पोटेशियम एंड सीजियम जो है उनका यूज फोटो सेल में किया जाता है। देखो बच्चों सुनो, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो सेल्स। ठीक है बच्चों, आगे बात सुनो, बोलो, ये दिमाग बैठ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज समझना, देखो क्या, इफ टू एलिमेंट्स हैव
almost same size, then element having more protons will have more ionization energy। क्या ये बात सही है? देखो बच्चों, ऐसे सोचो, देखो मेरे पास ये दो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के क्या है, एटम है, ठीक है। इसकी न्यूक्लियस में मान लो क्या है, यहां जो न्यूक्लियस है और यहां जो न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस में मान लो Z प्रोटॉन है और इसकी न्यूक्लियस में Z+32 प्रोटॉन है। याद है क्या? साइज बराबर कब हुआ था? बोलो बच्चों, साइज इक्वल कब हुआ था? ऑलमोस्ट, याद करो, डिफरेंस ऑफ 32, याद है क्या? 32 का डिफरेंस कल एक्सप्लेन किया था। 32 का डिफरेंस मतलब कौन आ गया? एफ ऑर्बिटल आ गया ना। 32 का डिफरेंस मतलब एफ ऑर्बिटल आ गया ना। अब मुझे बताओ, देखो ये दोनों एटम साइज ऑलमोस्ट इनका इक्वल है, लेकिन बताओ किसकी न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है? बताओ, न्यूक्लियस किसकी ज्यादा पावरफुल है? सेकंड की ज्यादा पावरफुल है ना, है बच्चों, है ना? तो जब सेकंड की न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है तो कंफर्म है कि अपन क्या बोलेंगे, सेकंड के आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना बच्चों। जैसे देखो सुनो, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों अपन, सुनो। जैसे हमारे पास था टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम, ठीक है, ये इनके साइज का ऑर्डर था। तो देखो बच्चों, अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो बच्चों क्या होगा, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफेनियम। अब जर्कोनियम और हाफेनियम क्या है बच्चों, ठीक है, जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? बोलो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? हाफेनियम की ज्यादा है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर आया वो अभी थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे, जब पीरियोडिसिटी बढ़ेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। अभी अभी जर्कोनियम हाफेनियम समझ में आ गया ना, कि जर्कोनियम हाफेनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल था। अब देखो, जैसे देखो मैं ये लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, देखो आप बताओ, टीन और पीबी के साइज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था ना? बोलो बच्चों, कल ही एक्सप्लेन किया था क्या? अरे कल एक्सप्लेन किया था। तो अब देखो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या आएगी बच्चों, पीबी की आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों 3 से ज्यादा आती है, की आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से ज्यादा आती है बच्चों, आती है कि नहीं आती है? बोलो, समझ में आया? अरे समझ में आया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे देखो हमारे पास, हम थर्ड लिखते हैं, देखिए बच्चों हमारे पास था साइज का ऑर्डर, पीएल, फिर आईएन, फिर एएल, ये, फिर बी। ये साइज का ऑर्डर कल लिखा था मैंने, बगल, याद करो, लिखा था, बोलो। अरे कल साइज का ऑर्डर लिखा था। अब देखो बच्चों, अगर अपन इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, बोरोन, बोरोन के बाद आता है बच्चों टीएल, फिर जीए, फिर एएल एंड फिर आईएन। ये काम करता हूं, देखो मैं इनके डाटा लिख के बताता हूं आपको आपको देखो इधर लिखता हूं मैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम,
अब देखो बच्चों, साइज क्या था, 88, 143, 135 है ना, 167 और 170 पिकोमीटर, ये साइज था बच्चों। अब देखो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ये है बच्चों 801 किलो जूल पर मोल। फिर देखो 577, 579, 558, 589। अब मुझे बताओ बच्चों, अब देखो बेटा ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। ये साइज वाला तो क्वेश्चन जेई में आ चुका है ना, साइज वाला क्वेश्चन तो जेई में आ चुका है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछ सकते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किस में दिख रही है, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी में। अरे सबसे बड़ी वैल्यू किस में दिख रही है, देखो बोरोन में दिख रही है, दिख रही है। बोरोन के बाद, बोरोन के बाद देखो टीएल की दिख रही है ना, बी के बाद टीएल, बोलो। फिर देखो गैलियम और इंडियम दिख रहा है बच्चों, गैलियम और एल्यूमिनियम, सॉरी गैलियम और एल्यूमिनियम की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 577, 579, बोलो। अरे समझ में आया क्या। तो बेटा इसमें देखो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसको आप है ना ऐसे याद रख लो बच्चों, देखो सुनो इस तरह से, इस तरह से याद रख सकते हो। देखो एक डब्लू बनाओ, ठीक है बच्चों, इस डब्लू को कुछ इस तरह से बनाओ। तो इस डब्लू में सबसे पहले बोरोन आया, फिर एल्यूमिनियम आया, फिर यहाँ पर गैलियम आया, आया बच्चों, ठीक है। फिर आपका आयन आया और फिर आपका टीएल आया, आया बच्चों। तो आप ध्यान दो सबसे ऊपर बोरोन है, फिर टीएल है ना, और सबसे नीचे कौन है, आयन है, दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों, है ना। एक काम करो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो डब्लू से आप याद कर सकते हो बच्चों, देखो बोरोन, बोरोन के बाद टीएल, और जीए और एल का तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, और आईएन सबसे नीचे है। अरे दिख रहा है क्या, डब्लू से याद रह जाएगा क्या बच्चों, याद रह जाएगा। देखो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपने देखो अभी नीट में उन्होंने 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वालों के नाम पूछ लिए थे, तो भरोसा नहीं है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, पता है ना, भरोसा नहीं है भैया, पूछ सकता है। तो ऑर्डर ध्यान दे लेना, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये तो हुआ हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव, ठीक है। एक बात हो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या ये बात सही है। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, बोलो बच्चों, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी ना, बोलो बच्चों, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, है ना। कैसे, देखो बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो O-2, देखो बच्चों ये मैंने एक सीरीज ली, N-3, O-2,
F-1 नियोन Na+Mg+2Al+3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, देखो सब में इलेक्ट्रॉन तो 10-10 है, आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन में कहीं कोई कमी नहीं है। बात प्रोटॉन की करें, यहाँ 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13। एक बात बच्चों, इस सीरीज में अपन इधर जा रहे हैं बच्चों, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला ये था, जेड माइनस सिग्मा। एक बताओ बच्चों, इस सीरीज में जेड लगातार बढ़ रहा है क्या? देखो 7 से 8, 8 to 9, 9 to 10, बोलो बच्चों, लगातार बढ़ रहा है, जेड लगातार बढ़ रहा है क्या, है ना? और सिग्मा क्या बच्चों? कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे ना। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे ना बच्चों, बोलो। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे तो सिग्मा तो कांस्टेंट। तो मुझे बताओ बच्चों, ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हुआ फिर? बढ़ा ना? अरे प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो बताओ बचाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, सपोज अगर मैं ये कहता हूं O-2, O-1, O+1 एंड O+2। ठीक है, अगर अपन इस सीरीज में आगे चलें तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन इस तरह से, बात इलेक्ट्रॉन की करें तो देखो 10 है बच्चों, 9, 8, 7, 6। अब देखो बच्चों, सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये जेड इफेक्टिव है, जेड माइनस सिग्मा। बोलो बच्चों, जेड तो कांस्टेंट है, सिग्मा क्या हो रहा है बच्चों? सिग्मा डिक्रीज करेगा ना। बोलो बच्चों, सिग्मा क्यों डिक्रीज करेगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर हो रहे हैं ना। देखो बच्चों, सिग्मा डिक्रीज, जेड क्या है? कांस्टेंट है। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ गई। बढ़ गई क्या? बोलो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई ना? क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। स्टिल्लिंग इफेक्ट। ठीक है, एक बात बच्चों, स्टिल्लिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को अंदर से वैसे ही धक्का लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अंदर से वैसे ही धक्का लग रहा है, तो उसको निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, हम किसी बंदे को घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं और घर वाले उसको पहले से धक्का दे रहे हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझ लीजिए बच्चों, क्या है, ध्यान दीजिए। देखो बताओ, ये होता है बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट, बताया था आपको। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या बताता है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, तो मुझे बताओ, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास एस है बच्चों। तो जितना पास होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा?
मुश्किल होगा ना, होगा कि नहीं होगा, मुश्किल होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देके समझना आप। देखो बच्चों, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड बोरोन का 2s2 2p1। अब बच्चों मैं कहता हूं बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है बच्चों? बोलो, अरे समझ में आई बात? फिर देखो बच्चों, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम PS2 है ना, और ये एल्यूमिनियम PS2 3p1 है कि नहीं है? अब देखो बच्चों, ये मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है बच्चों 4s2, और देखो गैलियम का क्या होता है आपका 4s2 4p1 आता है बच्चों। अब देखो इसमें एक काम की बात क्या ध्यान रखनी है, ये फंडा कब लगेगा, है ना, फॉर टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, समझ में आ गया? ये फंडा कब लगेगा, जब दो सक्सेसिव एलिमेंट्स हो। सक्सेसिव का मतलब डेल्टा जेड क्या आएगा, डेल्टा जेड 1 आएगा ना। फिर अगर सक्सेसिव की बात कर रहे हो तो डेल्टा जेड 1 ही आएगा ना, बोलो बच्चों। ठीक है, फॉर टू सक्सेसिव एलिमेंट्स अप टू फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड के बाद नहीं लगता है। अब देखो बेटा, इसमें अगर ये देखो ना तो ये एक्सेप्शन है बच्चों। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका 31 है ना बेटा? तो ध्यान दो, सक्सेसिव है नहीं, फिर भी कैल्शियम का ज्यादा आता है बच्चों। अरे समझ में आ रहा है क्या? फिर भी कैल्शियम का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे मैग्नीशियम का 12 है, इसका 13 है, बेरिलियम का 4 है एंड 5 है। अब समझ में आ गया? अब देखो बेटा, जैसे स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, फिर ये आयन और फिर ये पीएन, इनका ज्यादा होता है बच्चों, ध्यान रख लेना। ठीक है, इनका ज्यादा होता है। भाई ध्यान क्या रखना है कि एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 का नहीं है तो ये कंसेप्ट नहीं लग पाता है। तो देखो आप, स्ट्रोंशियम में 38 और इसमें 49, इसमें 56 और इसमें 81, है कि नहीं बच्चों? है ना? लेकिन सिर्फ एक जगह डिफरेंस एक का ना होते हुए भी लग रहा है, लग रहा है ना बच्चों? अब जैसे देखो एक चीज और सुनो, जैसे मेरे पास ही है ZnCdHg, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर बच्चों 30 है, 31 है बच्चों, 48, 49, 80, 81, लग जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अरे लग जाएगा क्या इनमें? अब देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और इनका होता है NH2nP1। तो बच्चों बताओ, NH2 वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कंपैरेटिवली Np से। क्या ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, अरे दिमाग बैठ गया? तो देखो हमने क्या बोला, ये कंसेप्ट कब लगेगा? बोलो बच्चों, ये कंसेप्ट दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए लगेगा, लगेगा। और कहां तक लगा सकते हो आप इसको? तो कहां तक लगा सकते हो? फोर्थ पीरियड तक। ठीक है बच्चों, फिर देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड
ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप मुझे बताओ बच्चों, ये हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, बोलो कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों। देखो अपन क्या बोलेंगे, सच कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी स्टेबल, so removal of electron becomes difficult। जैसे देखो बच्चों सुनो, फ्लोरीन 2s2 2p5, नियोन 2s2 2p6। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नियोन का ज्यादा होगा बच्चों? बोलो नियोन का ज्यादा होगा ना? अरे समझ में आया क्या बच्चों? अब देखो जैसे सुनो, Cl I ऑर्गन क्रिप्टन जिनोम। बोलो ये बात सही है? ये बात सही है क्या? अब देखो बेटा इसी तरह सुनो, जैसे पास ही नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, इसका है 2s2 2p4। बोलो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, होगा। इस तरह से देखो बच्चों, जैसे फॉस्फोरस है Ts2 Tp3 है ना, सल्फर Ts2 Tp4 हो गया बच्चों। फिर देखो आर्सेनिक 4s2 4p3, फिर देखो 4s2 4p। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट है ना, क्या ध्यान रखना है, हाफ फील्ड concept is applicable for two successive elements, up to fourth period, है ना। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, ये कहां तक लगते हैं बोलो बच्चों? ये दोनों कंसेप्ट कहां तक लगते हैं? फोर्थ पीरियड तक लगते हैं और दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए लगते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो अरे इन दोनों में ध्यान रखोगे। बाकी देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फर्स्ट आपके दो पीरियड के आते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड के आते हैं, उसके बाद जनरली पूछते ही नहीं है वो, है ना। एग्जाम में जनरली आपके सेकंड और थर्ड पीरियड तक आते हैं, उसके बाद का तो पूछते भी नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज समझो कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में कंपेयर करें तो क्रोमियम की वेनेडियम से भी ज्यादा है और मैग्नीज से भी ज्यादा है। इसको देखो बेटा कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये बच्चों, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने तो हमारे पास ये वाली पिक्चर आई Pd3 4s1, है ना, ये IE फर्स्ट हो गया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE सेकेंड। फिर देखो बच्चों सुनो, ये क्रोमियम है Pd5 4s1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे क्या मिलेगा? Cr+1 Pd5 4s0। अब यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो मैग्नीज, मैग्नीज में क्या होगा? Pd5 4s2 IE फर्स्ट Mn+1 Pd5 4s1 और E। अब मुझे बताओ
जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, ध्यान दो बच्चों, तो कहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप हटा रहे हो तो कहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बताओ बच्चों? किसमें है? D5 है ना? अरे D5 है, क्या है बोलो? यहाँ पे देखो बच्चों, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने में हमें क्या आएगा? जोर आएगा ना, एनर्जी ज्यादा लगेगी ना बच्चों? बोलो, एनर्जी ज्यादा लगेगी क्या? ठीक इसी तरह से देखो बच्चों, सुनो, अगर बात करें सेकेंड आयनेशन एनर्जी, निकल, कॉपर और जिंक, तो दोनों की आयनेशन एनर्जी देखा जाए ना, सेकेंड आयनेशन एनर्जी तो कॉपर की दोनों से ज्यादा होती है। देखो बच्चों सुनो, जैसे निकल से हमने निकल +1 बनाया, कॉपर +1 बनाया और Zn+1 बनाया, देखो क्या हो गया, Td8 4s1, Td10 4s0, Td10 4s1। अब बताओ बच्चों, ये तो हो गया इनका IE फर्स्ट, हो गया बच्चों। अब किस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा जोर लगेगा? दिख रहा होगा आपको सबको, बोलो बच्चों। D10 ना, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ D10 है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? D10 स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों सीजियम एंड फ्रेंशियम की, ठीक है, और मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, ठीक है बच्चों, है ना? मिनिमम सीजियम फ्रेंशियम, मैक्सिमम आपकी हीलियम की। अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे पूछे कि बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ Li+ एंड He, बताओ किसका ज्यादा होगा Li+ और He में? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों। अब कोई हीलियम मत कर देना, पीरियोडिक टेबल का मतलब तो सारे के सारे न्यूट्रल एटम है, इन दोनों में ज्यादा होगी बच्चों Li+ की। क्यों होगी? देखो समझो, यहाँ प्रोटॉन 3 है, 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 है, तो देखो बच्चों जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है बताओ? Li+ का, हीलियम से ज्यादा है ना बच्चों? बोलो, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा ना। पीरियोडिक टेबल का मतलब तो अपन न्यूट्रल की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल का मतलब अपन न्यूट्रल की बात करते हैं,